हाय गाइस, वन डे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम लोग टेस्ट सीरीज ये प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ होगा। ये टोटल 12 नंबर वाला सेट होगा, यानी टेस्ट नंबर 12 है। ये फुल लेंथ 150 क्वेश्चन होगा, यानी कि टोटल इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। फुल लेंथ होगा एंड ज़्यादा टाइम किल नहीं करेंगे क्योंकि आप सभी का एग्जाम जो है 13 दिसंबर 2024 को होने वाली है। समय बहुत कम है। कल मेरा वीडियो एक्चुअली अपलोड नहीं कर पाए फुल लेंथ का, क्योंकि यहाँ पे ना कोई फंक्शन वगैरह हो रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना सॉन्ग वगैरह चल रहा था, तो फिर बैकग्राउंड में सब रिकॉर्ड होता है, इसलिए मैंने नहीं डाली। तो सॉरी फॉर दैट उसके लिए। बट आज हम कोशिश करेंगे उसके बदले 2 टेस्ट प्रोवाइड कर दे, बट अभी हम एक ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। है डोंट वरी अबाउट दैट। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम किल नहीं करेंगे। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कालांतर में भारत आने वाली प्रजातियों के समूचा का चयन करें, यानी कि सीरियल वाइज बताना है। सबसे पहले कौन आए, इसके बाद कौन, इसके बाद, यानी सीरियल वाइज बताना है। ठीक है, तो देखो भारत को जब बहुत सारे विदेशी जैसे भारत में आते हैं तो ये सीरियल वाइज है कि कौन कौन आए। ठीक है, तो भारत को बहुत सारे विदेशी आए, इसके बाद बहुत सारे लोग आए, फिर कुछ लोग यहाँ बस भी गए। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सबसे पहले कौन है फिर कौन है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, सबसे पहले तुर्क आता है, फिर इसके बाद हून आता है, शक आता है, प्राक, आर्य हिंद, आर्य यूनानी। ठीक है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। फिर से यहाँ हम टिक लगा देते हैं, आंसर बी हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तुर्क आता है, फिर हून, शक, प्राक, ठीक है, आर्य, हिंद, आर्य, यूनानी, ये सारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ईसा पूर्व तीसरी सदी में, कौन सा, तीसरी सदी में लगभग देश भर की लिंगुआ फ्रैंका संपर्क भाषा बनकर कौन सी भाषा सामने आई। तो ये प्राकृतिक भाषा थी। ठीक है, ये कौन सी भाषा थी, प्राकृतिक भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अच्छा ये जो है ये एसडीएम राहुल सिन्हा जी जो है बिहार के, उनके द्वारा ये एसआरएस टेस्ट है। ठीक है, तो आप सभी याद रखना, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप एक बार लगा के देखना, वैसे आप लगाए भी होंगे बट कोई नहीं, हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर कह रहा है कि 1904 में अर्ली हिस्ट्री, यानी कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम के प्रकाशित पुस्तक में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास तैयार किया गया है। यह किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है। तो बताना है कि किस इतिहासकार के द्वारा लिखा गया है। ये लिखा गया है विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ सही उत्तर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है गलत है, एक बार यहाँ पे जो भी आप एग्जाम हॉल में जाएंगे गलत होगा सही, पहले यहाँ गोला घेर लो ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि गलत बताना है सही है, क्या क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। कह रहा है उत्तर वैदिक काल में सभा एक संसद के रूप में कार्य करता था। तो बिल्कुल सही है, उत्तर वैदिक काल में सभा जो है एक संसद के रूप में कार्य करता था। ठीक है, सभा का प्रधान सभापति होता था, यानी जो सभा होता है उसका हेड जो होता है वो सभापति होता था। वाजसेनी, ठीक है, वाजसेनी कह रहे, वाजसनेयी संहिता में कहा गया है कि सभा के संचालन बाकायदा नियम थे, यानी कि रूल रेगुलेशन थे। तो बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखो ये सारा हम लोग ऑलरेडी एनसीएन मेडाइवल में जो टेस्ट हम लोग लगाए हैं, आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लेना, सीरियल वाइज देख लेना, क्योंकि ये फुल लेंथ है तो आप तभी इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे जब आपको सीरियल वाइज आप किए हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कथन, यानी कि ग्राम सभा पर कुलों के प्रधानों का नियंत्रण होता था। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को सत्य कथन बताना है, यानी सही कथन बताना है। कह रहा है कि ग्राम सभा पर कुल के प्रधानों का नियंत्रण होता था। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ग्राम सभा स्थानीय वाद विवादों का फैसला करती थी, यानी जो ग्राम सभाएं वगैरह उस समय बिठाया जाता था, वो कोई गांव में अगर विवाद हो गया, किसी से झगड़ा लड़ाई हो गया, मारपीट हो गया, ऐसा कुछ हो गया, तो ये
इसका निपटारा करते थे। तो इसके बारे में कह रहा है उपयुक्त कथन में से उत्तर वैदिक काल, ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन ग्राम सभा के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो दोनों सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। फिर छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का उल्लेख किस अभिलेख में मिला है? तो ये आप सभी को पता है कि नासिक शिलालेख में मिला है, ठीक है। यानी कि गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है इसका उल्लेख राजमाता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेख से महिमा मंडित करके प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अच्छा, इसका निर्माण जो है वशिष्ठ पुत्र पुलु यानी कि पुलुमावी के शासन के 19वीं वर्ष में किया गया था, ठीक है। तो कितने में किया गया था? 19वीं वर्ष में किया गया था, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया? ठीक है, तो ये किसने किया है? सिकंदर लोदी, ठीक है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है महाराणा संगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये खतौली के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना है ये कब किसके किसके बीच में हुआ? तो इब्राहिम लोदी और राणा, यानी कि राणा संगा कहीं लिखेगा, कहीं महाराणा संगा लिखेगा, तो दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये याद रखना है। फिर ये लिखेगा कि कब की बात है, ठीक है। तो देखो ये 1517 से लेके 1518 ईस्वी के बीच में लगभग इब्राहिम लोदी और राणा संगा के मध्य कौन सा युद्ध होता है? खतौली के युद्ध होता है, ठीक है। अच्छा, इसको कहीं कहीं घटोली भी लिखेगा, ठीक है, ऐसे लिखेगा घचोली। तो आप देख लेना खटोली, अक्सर तो खतौली का युद्ध होता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में पब्लिश है, तो लगभग यही मान के चलना। इब्राहिम लोदी की हार होता है 17 मार्च 1527 को राणा संगा और बाबर के बीच खानवा का फिर इसके बाद युद्ध होता है, और राणा संगा की हार हुई, और बाबर के जो सैनिक होते हैं उनके मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का सहारा लिया गया और गाजी की उपाधि जो है ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ये मिलान करने वाला है और आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही है, ठीक है। तो कह रहा है अलाई दरवाजा। उस दिन हम लोग ट्रिक से बताए थे कि भाई अलाई दरवाजा कैसे याद करना है। अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन खिलजी, तो हमारा एक का एक हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक का एक कहाँ है? तो एक या तो एक बी में है और एक सी में है, ठीक है। तो बाकी के तो हम अपना ऑप्शन काट देंगे, यानी कि बाकी जो 4 है 2 3 ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचता है सी और बी वाला ऑप्शन। अब दोनों में हम लोग एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। बुलंद दरवाजा जो है ये अकबर के द्वारा, ठीक है। तो बुलंद दरवाजा अकबर हो जाएगा, तो एक का 2 हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ बी का 4 है, तो यहाँ ये तो हमारा ऐसे ही गलत हो जाएगा, तो बचता है केवल हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर से हम यहाँ मिलान करते हैं। देखो अलाई दरवाजा ये अलाउद्दीन हो जाएगा, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा अकबर हो जाएगा। मोती मस्जिद आगरा शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, स्मारक है, और मोती मस्जिद दिल्ली में जो है वो औरंगजेब के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 4 सीरियल वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें भी मिलान करना है और देखना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है किसके मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो सही है या फिर क्या है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें कह रहा है स्थापत्य शैली संबंध राजवंश, ठीक है। तो इसके बाद कह रहा है यानी कि सीरियल वाइज हम लोग को अप्रोक्स बताना है, इसमें मिलान करना है कि कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि स्थापत्य शैली संबंध राजवंश निचले सरीकी पर कमल की झालर मेहराब की सतह, अष्टकोशीय विजयनगर मकबरों का उद्भव स्तंभों पर बोडी गोई का प्रयोग खिलजी, और तुगलक सुझाव वाली दीवारों के साथ विशाल मुखद्वार। तो पहले हो जाएगा अष्टकोणीय विजयनगर, ठीक है। तो हमारा 3 देखना है कहाँ है, एक तो यहाँ पे है 3 और एक यहाँ है, तो बाकी हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद है तुगलक सुझाव वाली दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार, ठीक है, सेकेंड नंबर पे आएगा। तो यहाँ पे है
ये तो है नहीं, यहाँ एक है तो हम इसे डायरेक्ट काट देंगे, ठीक है। और डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी कि पहले होगा अष्टकोणीय विजयनगर मकबरा का उद्भव स्तंभों पर बोडी गोई का प्रयोग खिलजी के द्वारा होता है। फिर तुगलक जो है झुकाव वाली दीवारों के साथ विशाल मुख द्वार होता है। इसके बाद हमारा 2 नंबर हो जाएगा निचले सिरकी पर कमल की झालर मेहराब की सतह। और लास्ट में हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा स्थापत्य शैली स्तंभ राजवंश। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ टिक करूं, 10 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। कह रहा है इसमें पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ठीक है। तो ये किसने किया था, तो अल-बरूनी ने किया था, ठीक है। ये याद रखना, देखो अल-बरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। और भारत में धार्मिक वैज्ञानिक पुस्तक बहुत सारा ये पढ़ा, और इनके विषय में ऐसा कहा जाता है कि ऐसे ये मतलब बहुत ज्यादा पंडितों से ये मिला जुला करते थे, और इनको पढ़ने का शौक था, उनसे विचार विमर्श लेते थे। तो ये सारे इनके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा आंसर अल-बरूनी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि, ठीक है, फिर से यहाँ टिक लगाए, रविन्द्रनाथ टैगोर को अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि कब दी थी, जिसने उन्होंने जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था। तो ये कब दिया था, ये आपन बताना है। तो देखो ये दिया था, यानी कि सर की उपाधि मतलब नाइटहुड उपाधि, ये ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा ये सर्वोच्च एक सम्मान होता था, ठीक है। अभी के समय में कैसे हम लोग राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है, उस समय ये मिलता था, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस समय जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिए, तो ये इनको मिला कब था, तो याद रखना है 3 जून 1915 को मिला था, ठीक है। 3 जून 1915 को ये मिला था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये हो जाएगा आंसर आपका। एक मिनट, देखो कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी सरकार ने सर की उपाधि की कब दी थी, जैसे जालियांवाला बाग नरसंहार के बाद लौटा दिया था, तो ये मिला था 1915 में, ठीक है, ये याद रखना है। तो इन्होंने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो 1913 आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि 1913 में जालियांवाला बाग हुआ, तो ये तो हुआ, लेकिन इसके बाद जो है 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड के उस समय रिटर्न बाद में किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखना है, 1913 1919 ये सारा नहीं होगा, मिला कब था ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सही आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, स्वामी विद्यानंद ने किया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो प्रस्तावित सी.आर. दास करते हैं, ठीक है। यानी कि 1920 में नागपुर अधिवेशन, ये नागपुर कहाँ है, ये वर्तमान के मुंबई में है, ठीक है, वर्तमान के मुंबई में है, ठीक है, ये याद रखना है। तो सितंबर 2020 में कलकत्ता के जो संपन्न होता है कांग्रेस के अधिवेशन में, और इसके बाद असहयोग का प्रस्ताव जो है विरोध किया जाता है, और इसके बाद फिर दिसंबर 1920 आता है, यानी कि सितंबर में सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन होता है, उसमें इसका विरोध किया जाता है। फिर बाद में जब दिसंबर 1920 में नागपुर में संपन्न होता है, फिर सब कोई एग्री होता है और सी.आर. दास का समर्थन किया गया, तो सी.आर. दास हमारा असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित करते हैं, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ठीक है। तो कह रहा है इसमें फौजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, ये हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी सहजानंद सरस्वती,
ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। इन्होंने कब किया था? अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था या बहुत कम उम्र में किया था? 1930 के दशक में किया था, 1920 के दशक में? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये अपने मृत्यु से ठीक पहले करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। देखो, स्वामी सहजानंद सरस्वती 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन करते हैं और जुलाई 1948 में अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का संविधान के द्वारा अंगीकार किया जाता है और उनका मृत्यु जो है 1950 में हुआ था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपनी मृत्यु से ठीक पहले, ठीक है। तो हमारा ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो कह रहा है कि सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कामागाटा मारू। कामागाटा मारू जो है एक राजनीतिक दल है जो ताइवान आधारित था, या फिर चीन का एक किसान साम्यवादी नेता था, या कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, या फिर चीन का एक गांव जहां से माओ तशे तुंग ने अपना लॉन्ग मार्च आरंभ किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ये सब ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट मेडाइवल में जो हिस्ट्री कवर किए हैं। आप सभी अगर अच्छे से पढ़े होंगे, वो जो सीरियल वाइज जो टेस्ट था चैप्टर वाइज, वो सारा हम लोग कवर किए हैं। अगर वो सब पढ़े होंगे तो इसमें आउटपुट आपका बेशक अच्छा आएगा। तो ज्यादा टाइम किल नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? इसमें मुख्य कारण बताना है कि क्या था, ठीक है। तो कह रहा है कि समय से पहले नियुक्ति, या फिर सभी सदस्य अंग्रेज थे, राष्ट्रपति लिबरल पार्टी के सदस्य थे, या गांधी जी का सहयोग आंदोलन था। ये हमारा आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि साइमन कमीशन जो था इसमें सभी जो मेंबर होते थे वो सभी अंग्रेज थे, इसलिए बहिष्कार का मुख्य कारण था, ठीक है। देखो, ब्रिटिश सरकार ने 1919 के एक्ट यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है, एक्ट पारित होता है और उस समय घोषणा किया जाता है कि वे 10 वर्ष के पश्चात भारत में उत्तरदायी सरकार, मतलब सरकार के किए गए कार्यों का सुधार की समीक्षा करेंगे। और इसके पहले ही नवंबर 1927 में आयोग सर साइमन की अध्यक्षता में इसकी समीक्षा किया जाता है, ठीक है। तो ब्रिटेन के सांसद के अध्यक्ष जो होते हैं, लगभग उसमें 7 से 8 मेंबर होते हैं, जिसको हाउस ऑफ कॉमन में लिबरल पार्टी के साइमन अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और उसमें सारे मेंबर जो होते हैं वो सब के सब जो है वो अंग्रेज होते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई आप इसको तो न्याय ही नहीं दोगे ना, लाइक बोले तो जिस चीज के लिए कमेटी बैठा गया है और उसमें हमारा इंडियन कोई है ही नहीं, तो आपको जो मन जो मतलब सुनाना है वही आप कहेंगे, तो इसलिए इसका बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कट्टरपंथी विंग जवाहरलाल नेहरू को अपना मुख्य नेता में से एक मानते हुए भारत के स्वतंत्रता की स्थापना किया था। तो नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, यानी नेहरू रिपोर्ट जो था मद्रास अधिवेशन में एक औपनिवेशिक स्वराज की मांग किया गया था, ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग को मतलब काफी फेमस किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस 30 अगस्त 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था इसी समय में, ठीक है। तो ये इतना फैक्ट याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? कौन सा हुआ था 1932 में, ये बताना है। तो ये 1932 में तीसरा हुआ था, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन होता है ये होता है 1930, फिर 1931 और 1932। तो पहला 30, 31, 32 ऐसे सीरियल वाइज करके याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित किया गया था? तो मौलिक अधिकारों का संकल्प पारित कब किया गया था, ये आपन बताना है। तो ये कह रहा है कराची कांग्रेस 1931 अधिवेशन में, मद्रास कांग्रेस 1894, लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन 1916, या फिर अहमदाबाद कांग्रेस 1902 में। तो ये किया गया था कराची अधिवेशन 1931, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी को लोकप्रियता सम्मान की पराकाष्ठा माना है? किसने माना है ये बताना है, ठीक है। तो ये माने हैं एससी बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा एक सही है, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं का प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया था? तो ये कह रहा है बुलाया गया था, तो कब बुलाया गया था? 1930 में। जस्ट अभी हम लोग देखे हैं कि पहला जो होता है 1930, फिर 31, फिर 32। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको याद रखना है कि लिखेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अगर डेट पूछे कब याद रखना है तो 12 नवंबर 1930 को, ठीक है। यानी कि 12 नवंबर 1930 को याद रखना है, ठीक है। यानी कि 12 नवंबर 1930 से लेके 13 जनवरी 1931 ये पहला गोलमेज सम्मेलन था। फिर सेकेंड जो होता है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931, ठीक है। और तीसरा जो होता है 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। तो 30, 31, 32 ऐसे याद करने का ट्रिक रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का किस प्रश्न पर असफल रहा? तो सेकेंड जो गोलमेज सम्मेलन होता है ये किस प्रश्न पर असफल हो गया, ये आपन बताना है। कह रहा है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, डोमिनियन स्टेट प्रदान करना, सत्ता हस्तांतरण की तिथि, सविनय अवज्ञा, आंदोलन स्थगन, ठीक है। तो सही आंसर हमारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण ये स्थगन हुआ, यानी कि असफल रहा। यानी कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो होता है सांप्रदायिक नेतृत्व पर प्रश्न के विफल हो गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रैमजे मैकडोनाल्ड ये घोषणा करते हैं कि कोई सर्वसम्मति से समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाए और ब्रिटिश सरकार को काम चलाऊ योजना मतलब ऐसे लागू किया जाए। और इसी के तहत क्या होता है कि 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की जब घोषणा करते हैं तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और महात्मा गांधी जो है पुनः वापस आ जाते हैं भारत, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी को, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है अक्सर पूछता है कि कौन सा सम्मेलन था जिसमें महात्मा गांधी गए थे, तो वो गए थे दूसरा सम्मेलन में, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी? देखो अभी जस्ट हम लोग चर्चा की, क्वेश्चन आ भी गया, वाह दैट्स गुड यार। तो केवल सेकेंड वाला में, ठीक है, यानी कि दूसरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1930-32 की अवधि में आपसे क्वेश्चन कह रहा है 1930-32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेता की लंदन में हुई बैठकों को प्रायः प्रथम और द्वितीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेख किया जाता है। उनकी उसी रूप में उल्लेख गलत होगा, क्योंकि यानी कि गलत होगा। तो हमारा आंसर गलत चुनना है, मतलब गलत स्टेटमेंट देखना है कौन है। तो इसमें कह रहा है इनमें से दो में से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इनमें से दो में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीकृत होने का प्रतिनिधित्व किया था, बिल्कुल सही है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और ये सम्मेलन की कार्यवाही पक्षपात पूर्ण हो गया था, बिल्कुल सही है। ये तीनों अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुआ। तो हमारा कह रहा है गलत होगा, तो ये गलत होगा, ठीक है। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अपितु यह एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुआ, ठीक है। तो हमारा इसमें कहना है कि इसके रूप में उल्लेख गलत है, तो ये हमारा गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदिश राशि है? कौन सी आदिश राशि है ये हम लोग को बताना है। तो ये दाब जो है ये आदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था, किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक व्यक्ति जो है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे क्वेश्चन को। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो नाव जो है, नाव क्या होगा? किनारे की ओर बढ़ेगा, किनारे से दूर बढ़ेगा, या स्थिर रहेगा, डूब जाएगा। फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं।
इसमें कह रहा है एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यानी कि जल जो है स्थिर है, उसमें नाव में खड़ा है। यदि वह किनारे की ओर चल रहा है, यानी कि साइड चल रहा है, तो नाव जो है क्या होगा, ये कह रहा है, तो ये क्या होगा, किनारे से दूर बढ़ेगा। ठीक है। वर्षा की बूंदे के कारण गोलाकार होता है, ये आप सभी को पता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम जो है क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है, ये कारण जो होता है पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वायु में चल रही ध्वनि तरंगे परिवहन करती है, तो ये क्या परिवहन करती है ये बताना है। ये हो जाएगा ऊर्जा का। ठीक है। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, मनुष्य जो है उसकी श्रव्यता की सीमा जो है 20 हर्ट्ज बराबर 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, केल्विन माप में मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप है, तो सामान्य ताप जो है ये बताना है, कौन सा हो जाएगा, 310। ठीक है। यानी केल्विन मापन में मनुष्य की शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, 310। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अच्छा ये अगर ये पूछेगा 310 डिग्री केल्विन होता है, लेकिन अगर फॉरेन हाइट में पूछेगा तो फॉरेन, देखो यहां हम लिख देते हैं फॉरेन हाइट, तो इसमें कितना हो जाएगा, 98 पॉइंट लगभग 6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। या फिर ऐसे लिखेगा कि 37 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, केवल संवहन पर कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का इलाज किया जाता है, यह अपन बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस लगा करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट करूं, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है, ये प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है, ये चांदी का सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है, तो कौन सा सही सुमेलित है, तो कह रहा है कि कौन सा, इलेक्ट्रॉन ई गोल्डस्टीन, अल्फा कण डब्ल्यू सी रॉन्टजेन, न्यूटन जे चैडविक, ये बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें इसका सुमेलन सही नहीं है, ये बताना है। ठीक है। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्वेश्चन कह रहा है अलवणीकरण जो है समुद्री जल। ठीक है। तो ये सही है। प्रतिलोम परासरण पेयजल, ये भी सही है। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी ठीक है। सही नहीं है तो पाश्चुरीकरण जो है चाय, ये गलत हो जाएगा, हमारा डी जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पाश्चुरीकरण के अंतर्गत दूध या तरल पदार्थ को एक निश्चित समय या निश्चित तापमान को पर गर्म किया जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग चाय जो है ये नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी फिर से मैं यहाँ टिक लगा दूं, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, बाकी सही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण में आवश्यक है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये ऑक्सीजन और नमी। ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है, तो कैल्शियम विद्यमान जिप्सम में होता है। ठीक है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, तो कृत्रिम पदार्थ जो है वो नहीं है, अपन बताना है। तो फाइब्रिन जो है कृत्रिम पदार्थ नहीं है, बाकी सब है, लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, ये सब है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है, थर्मोप्लास्टिक नहीं है, तो ये हो जाएगा नियोप्रीन नहीं है, बाकी टेफ्लॉन,
पॉलिस्टाइरीन, पॉलिस्टाइरीन, पॉलीथीन, ये सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन के उत्सर्जित होता है या फिर होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड में, नाइट्रोजन ऑक्साइड में, सल्फर के ऑक्साइड में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तीनों हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी सही है। ग्राफीन होता है। तो ग्राफीन क्या होता है? ये जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? रक्त तो नहीं होता है लेकिन वो सांस लेते हैं। तो हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा जो होता है ये हमारा सही हो जाएगा। इस जीव में रक्त नहीं होता है लेकिन फिर भी वो सांस लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जीवन के विकास के दौरान प्राकृतिक चयन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा जुड़ा हुआ है? डार्विन। ठीक है, तो डार्विन हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले। प्राकृतिक कोशिका, इसमें कह रहा है प्राकृतिक कोशिका मृत्यु यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ की कोशिका और आणविक नियंत्रण सेल एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। ठीक है, यानी कि एपोप्टोसिस कहते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग होता है? ये होता है स्टार्च के पाचन में सहयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट और इसको हम लोग मिलान करना है, देखना है कौन सा सही है। ठीक है, तो हम लोग मिलान कर लेते हैं। कह रहा है कि जनन ग्रंथि जो होता है ये वृद्धि हार्मोन होता है। तो हमारा एक का यहां पे है लिखा हुआ है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है प्रोजेस्ट्रोन हो जाएगा। तो हमारा बी का ये हो जाएगा। नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय जो है वो कार्टिसोल होता है। तो ये हो जाएगा इसका। अधिविक्रक, अधिविक्रक जो है ये अपन बताना है, ये इंसुलिन हो जाएगा, हमारा इंसुलिन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखो मिलान करो, एक का वृद्धि हार्मोन, एक का 3 हो जाएगा। तो एक का 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, बाकी सब हमको इस दोनों को काटते हैं। फिर इसके बाद है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो प्रोजेस्ट्रॉन 2 हो जाएगा। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। हमारा आंसर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर से हम यहाँ टिक लगा दें, आंसर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दूध किसका घटिया स्रोत है? तो कह रहा है दूध जो है किसका, देखो ये रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बीपीएससी में मेरे ख्याल से कब पूछा गया था, लगभग मेरे ख्याल से 2020 के समथिंग का ये क्वेश्चन है, दूध किसका घटिया स्रोत है? तो ये विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, आप बीपीएससी क्वेश्चन उठा के देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन दूध, अंडा एवं ब्रेड पर करता है वह शिकार हो जाता है। यानी कि एक व्यक्ति जो कि अपना जीवन यापन दूध, अंडा और ब्रेड पर करता है वह शिकार हो जाता है। यानी अपने जीवन में, इसका क्वेश्चन कहने का मतलब है केवल दूध, अंडा और ब्रेड यही सब खाता है, बाकी हरा सब्जी वगैरह ये सब कुछ नहीं खाता है, मीट मछली या फिर और कुछ नहीं खाता, केवल दूध, अंडा, ब्रेड यही सब खा के रहता है। तो उसको क्या होगा? तो स्कर्वी, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, स्कर्वी उसको रोग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर से यहाँ मैं टिक लगा दूं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है? तो अफीम जो है किस श्रेणी के अंतर्गत दवा के अंतर्गत आता है? तो अवसादकारी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलोफाइटस अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइटस जो है अच्छी वृद्धि करते हैं क्षारीय मृदा में। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो वृक्ष से प्राप्त होता है वो हिंग जो है, वो इसका वृक्ष से प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा ये पूछेगा हिंग जो है कहाँ से लाया गया था? तो ये ईरान से लाया गया था, ईरानी मूल का
प्रजाति है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मध्य एशिया तक पाया जाता था, ठीक है। अभी भारत में अगर बात करें तो कश्मीर हो जाएगा, कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, हिमाचल पीडी लिख देते हैं प्रदेश, ठीक है। तो ये सब जगहों पे हींग उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर। एक पेड़ के पास हमेशा निम्नलिखित में से कौन होता है? एक पेड़ के पास कौन होता है? एक पेड़ के पास हमेशा निम्न में कौन सा होता है? तो उसका जड़ होता है। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव, पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंतर्गत के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? कोशिका दीवार, कोशिका दीवार उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? ये हो जाएगा विटामिन B12, ठीक है, यानी कि विटामिन B12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग का कारक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया नहीं होता है? तो बैक्टीरिया नहीं होता है तो हैजा जो है ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ये बाकी जो है एड्स, डिप्थीरिया, काली खांसी ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है, ठीक है। हैजा जो है ये वायरस से होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आय पद्धति के अनुसार जीडीपी के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उत्पादन के कारण के रूप में है? तो ये आपको बताना है, इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा श्रम हो जाएगा, पूंजी हो जाएगा, उद्यमी हो जाएगा, भूमि हो जाएगा। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनराइज इंडस्ट्रीज है, सनराइज इंडस्ट्रीज जो है, सनराइज इंडस्ट्रीज ये क्या है आपको बताना है। तो ये जो है ये एक सूरजमुखी तेल उद्योग है, सनफ्लावर ऑयल इंडस्ट्री है, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 कोर उद्योगों के सूचकांक में प्रदत्त भारांश के अनुसार निम्नलिखित उद्योगों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम में क्या हो जाएगा? इसमें कह रहा है कि घटते क्रम में अपन बताना है। तो सबसे पहले विद्युत हो जाएगा, इसके बाद इस्पात हो जाएगा, फिर इसके बाद रिफाइनरी प्रोडक्शन हो जाएगा, इसके बाद कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल हो जाएगा, फिर सीमेंट आएगा। तो देखो पहले 2 1 यानी कि 2 1, इसके बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, लास्ट में 5 आएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन बी में है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यानी कि क्वेश्चन कह रहा है भारत में तृतीय क्षेत्र सेवाएं में सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित है ये बताना है, ठीक है। तो देखो कौन सा सम्मिलित है ये अपन बताना है। तो भारत में तृतीय सेवाएं जो है व्यापार, परिवहन, वित्तीय, वास्तविक, अस्थावर संपदा, वानिकी और मत्स्यीकरण, या फिर इसके ऊपर हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं, या फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए उत्तर का चयन कीजिए। तो कौन सा हो जाएगा, फिर हम लोग नीचे देख लेते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछा हुआ है। इधर गया यार, हाँ ये रहा। तो ये क्या हो जाएगा? तृतीय क्षेत्र में, तो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा सर्विस के बारे में, तो ट्रेड वगैरह हो जाएगा, व्यापार, परिवहन, ठीक है, वित्त और वास्तविक संपदा ये नहीं होगा, वानिकी, मत्स्यीकरण, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा स्टेटमेंट हम लोग देख ले क्या क्या है। देखो ये आपको स्टेटमेंट वाइज है और देन क्वेश्चन बताना है। इधर हम लोग चलेगा यार, वेट गाइस, हाँ ये रहा क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि भारत में तृतीय क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र में बताना है, ठीक है। तो देखो व्यापार हो जाएगा, वित्तीय, वास्तविक यानी अस्थावर संपदा वगैरह हो जाएगा, वानिकी, मत्स्यीकरण ये जो है हमारा सेकेंडरी में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है ये हो जाएगा 1 और 2 मिल जाएगा, क्योंकि तृतीय क्षेत्र जो होता है इसके अंतर्गत सेवा हो जाता है, व्यापार, होटल, परिवहन, बैंकिंग, बीमा, संपत्ति, ये सारा चीजें हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है
देखो मत्स्यीकरण मछली पालन जो है ये हमारा प्राइमरी में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 1 और 2 हम लोग देखते हैं कहाँ पे है। 1 और 2 ये रहा, 1 और 2 हमारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पूंजीगत व्यय के उदाहरण है, यानी सरकारी पूंजीगत, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं हम लोग कौन सा सही है, और इसमें कह रहा है कि सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो ऋणी की वापसी यानी कि सरकार की पूंजीगत व्यय, यानी कि सरकार जो होता है उसका पूंजीगत व्यय यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है, ये इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो ऋण की वापसी हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ऋण पर ब्याज भुगतान ये नहीं होगा, तो 2 पहले एलिमिनेट करो। देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ है, दोनों को हटा दिए। अब हम लोग को ऑप्शन बचता है केवल 1 या फिर 1 और 3। F-16 लड़ाकू जेट विमानों की खरीदारी, ये सब हमारा पूंजीगत में आएगा, ठीक है। यानी कि हमारा पूंजी वगैरह इन्वेस्टमेंट पर्पज से आ जाएगा। ये सरकार की जो एक्सपेंडिचर है, ये पूंजी वगैरह सरकार जो है इसमें लगा रहा है, ऋण के वापस करना है। ऋण ले रहा है तो कभी ना कभी वापस ही करेगा। तो इन्वेस्टमेंट या फिर कोई अगर हम लड़ाकू विमान ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, तो ये हमारा क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 1 और 3 हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 केवल यहाँ बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुले बाजार यानी कि ओपन मार्केट की बातें कर रहा है। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य क्या है ये बताना है, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि बैंकों के पूंजीकरण समायोजित करना, चालू खाते को घाटा सीमित करना, तरल स्थिरता समायोजित करना, शेयर बाजार को बढ़ावा देना। तो शेयर बाजार को बढ़ावा देना ये सब नहीं होगा, क्योंकि ओपन मार्केट जो होता है ये आरबीआई के द्वारा मतलब पूंजी की तरलता पर नियंत्रण करने के लिए, मान लो कि मार्केट में बहुत लोगों के पास पैसा हो गया, ठीक है। तो लोगों के पास पैसा हो गया है तो वो क्या करेंगे, जरूरत से ज्यादा सामान खरीदेंगे, जरूरत से ज्यादा। मान लो कि आपके पास 10 रुपए है, तो आप जाओगे तो कुछ खाने का मन करेगा, कुछ कॉपी पेन लेने का मन करेगा, तो आप ले लोगे, खा लोगे। जितने पैसा रहेगा उतने खर्चा होगा। तो ओपन मार्केट क्या होता है कि जितने भी मार्केट के जो मनी होती है, सरकार क्या करता है उसे मतलब एक इक्विटी के तौर पे, या फिर ऐसा आप बोल सकते हैं कि एक पेपर के तौर पे वो क्या कहता है कि आप अपना इतना इतना इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले समय में हम इसका इतना इतना परसेंट देंगे, ठीक है। यानी कि ओपन मार्केट की तरफ से सारा पैसा मार्केट से खींच लिया जाता है। तो ये हो जाएगा तरलता, हिंदी में इसको बोलते हैं तरलता स्थिलिया समायोजित करना, यानी कि लिक्विडिटी जो है वो उस पर नियंत्रण करना, कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये खुले बाजार की ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेट गाइस, थोड़ा वीडियो मूव हो गया इधर उधर। ये रहा, इसको थोड़ा ऊपर कर दें। ये तो हम लोग देख रहे हैं 68 नंबर। 69 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक के शेयर धारक हो सकते हैं। तो कौन सा हो सकते हैं ये बताना है। केंद्र सरकार हो सकते हैं क्या, या फिर राज्य सरकार हो सकते हैं, प्रायोजित बैंक हो सकता है। इनमें से कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो कौन सा जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक के शेयर धारक हो सकते हैं, तो केंद्र सरकार हो सकते हैं। और इसके अलावा कौन होगा, प्रायोजित जो बैंक वगैरह होता है ये हो सकता है, राज्य सरकार नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा 1 और सी हो जाए, 1 और 3 यानी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति है। फिर से हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है इसमें मुद्रास्फीति, यदि धन मुद्रा जो है यानी कि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। वह क्या होती है, मुद्रास्फीति होती है, ठीक है। यानी कि इन्फ्लेशन होती है। यानी कि जब यानी कि धन जो है अधिक है और माल बहुत कम है। माल का मतलब अगर समझ कर लो प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन है ये बहुत कम है। सपोज करो कि आपके पास पैसे जो है बहुत सारा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन पैसा तो है लेकिन सामान जो है ये बहुत ही कम प्रोडक्ट हो रहा है, यानी प्रोडक्शन जो है, उत्पादन जो है बहुत कम हो रहा है। तो आपके पास पैसा है तो
मान लो कि आपके पास पैसा है, आप तो जाकर के ले लीजिएगा, मार्केट में जो है ना प्राइस क्या होगा, मतलब काफी ज्यादा इसका बढ़ने लगेगा। जैसे जो चीज का अगर 20 रुपया दाम है तो वो हो सकता है कि 40 रुपए में दे, तो आपके पास तो पैसा, आप खरीद लीजिएगा। लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है, और उसका रेट क्या है, महंगा होते जाएगा। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं, हिंदी में मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई का बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुद्रास्फीति के द्वारा निम्नलिखित समूहों में से कौन सा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है? तो कौन सा प्रभावित होता है? अनौपचारिक क्षेत्र में मजदूर की अर्जक, या फिर लाभ अर्जक, ठीक है, कह रहा है कि या फिर लाभ अर्जक, या फिर मुद्रास्फीति से सूचीबद्ध वेतन के साथ वेतन अर्जक। ठीक है, तो सही उत्तर चुनना है। तो हमारा सही उत्तर अनौपचारिक क्षेत्र मजदूरी अर्जक हो जाएगा, लाभ अर्जक हो जाएगा। तो 1 और 2 मिलकर के हमारा आंसर केवल व केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, मुद्रास्फीति से सूचीबद्ध वेतन के साथ वेतन अर्जक ये नहीं होगा। ठीक है, निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बेरोजगारी जाल को सही ढंग से व्याख्या यानी कि व्याख्यायित करता है। ठीक है, 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सशक्त आर्थिक समृद्धि बावजूद रोजगार की समृद्धि में गिरावट। ठीक है, यानी कि बेरोजगारी की जाल को सही ढंग से व्याख्या करता है, यानी एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब ये है, ऐसी परिस्थिति जिसमें बेरोजगार व्यक्ति श्रम बल का हिस्सा बनने के लिए अनिच्छुक होते हैं, ऐसी परिस्थिति जहां अधिकांश श्रमिक कम आय वाले असंगठित क्षेत्र में नियोजित होते हैं, ऐसी परिस्थिति जहां नव सृजन नौकरियों की संख्या रोजगार बाजार में प्रवेश करने वाली लोगों की संख्या की तुलना में कम होती है। तो हमारा सही आंसर केवल व केवल बी हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति जिसमें बेरोजगार जो होता है व्यक्ति श्रम बल का हिस्सा बनने के लिए अनिच्छुक होते हैं। ठीक है, तो हमारा बेरोजगारी जाल की सही ढंग से व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ब्रिटिश शासन में भारतीय हस्तशिल्प के क्षय के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो इसमें कौन से कारण थे ये बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारतीय रियासतों की समाप्ति, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रतिकूल नीति था, ये भी सही है। मशीन निर्मित वस्तुओं से प्रायोगिता नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करे। ठीक है, तो कह रहा है मशीन के निर्मित वस्तुओं से प्रतियोगिता के बारे में कह रहा है, और नीचे जो कूट है इसका मिलान करना है। तो आपन देखना है कि कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो हमारा तीनों सही है, यानी कि इसके कारण में आ जाएगा 1, 2, 3, यानी कि ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से बैंकिंग क्षेत्र में तरलता समायोजित सुविधा का भाग है? तो कौन सा भाग है? रिवर्स रेपो रेट दर। ठीक है, यानी कि फिर से यहां हम टिक लगाएं। 74 का क्या है, कह रहा है, फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में तरलता यानी लिक्विडिटी समायोजन जो होता है सुविधा का भाग है, तो रिवर्स, इसमें कह रहा है कौन सा सही हो जाएगा? तो रेपो रेट दर हो जाएगा, रिवर्स रेपो रेट दर हो जाएगा, बैंक दर हो जाएगा। इसमें सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर जो है हमारा इसका केवल व केवल हो जाएगा रेपो रेट दर और रिवर्स रेपो रेट दर। ठीक है, ये दोनों मिलकर के हमारा ऑप्शन 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियमों कानून के प्राथमिक प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियमों का कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल जो है, सॉरी, आर्टिकल फिर से हम लोग पढ़े, वेट यार, 32 तो ये नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। भारतीय संसद का कौन सा आर्टिकल संवैधानिक प्रावधान को संघीय संसद राज्य विधान पालिका के द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 13 के तहत। ठीक है, देखो आर्टिकल 13 क्या कहता है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग जो है भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, यानी कि मौलिक अधिकारों को छीनता है या फिर न्यून करता है, खत्म करता है। यदि कोई भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो वह कानून उल्लंघन
के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो शून्य हो जाएगा, यानी कि उसके तहत आर्टिकल 13 जो है हमारा संसद, इसलिए संसद जो है इसके तहत क्या करता है, इसका अपना कानून बना करके और उसका कानून लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 19 का उद्देश्य कह रहा है, इसमें कह रहा है कि बांग्लादेश अवैध प्रवासी को हटाना, वास्तविक भारतीय नागरिकता का पहचान करना, विदेशियों के द्वारा सीमा घुसपैठ की जांच करना, या फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से उत्पीड़न अल्पसंख्यक समुदाय होने का नागरिकता प्रदान करना। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। देखो याद कैसे रखना है, BAP, बाप, बाप से याद रखना है। हम लोग बोलते हैं ना, पापा को बोलते हैं बाप, और हमारे बाप जे बट ना दिलक ना कैलक, ऐसे भोजपुरी में बोलते हैं। तो बाप से याद रखना है, B फॉर बांग्लादेश, A फॉर अफगानिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, ये तीनों को याद रखना है। यानी कि बांग्लादेश हम मेरा तो यही, मैंने बाप से ही इसको याद किया है। यानी कि ये जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जो भी उत्पीड़न अल्पसंख्यक समूह के जो है, जो मतलब इनको छोड़ करके, मतलब इसके बाद जो है उसको छोड़ करके जो भी मतलब हिंदू लोग हैं, उन लोग को प्रॉब्लम हुआ है, तो वो लोगों के वहां से जो आए हुए हैं, तो उन लोग को क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। ठीक है, तो उन लोग को BAP से याद रखना है, BAP केवल, ये नहीं म्यांमार लिखेगा या फिर और कुछ लिखेगा, चाहे लिखेगा कि पाकिस्तान के मुस्लिम, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो याद रखना है BAP बाप से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि संविधान की प्रस्तावना जो है यह लागू नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन सा सही है? तो स्वायत्त जिला के संदर्भ में अपन बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला में परिषद में 30 सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद कह रहा है, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं और शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो भाई ऐसा कहीं बात नहीं है, तो हमारा 3 गलत है। तो अब 3 जहां जहां है, सॉरी 2 जहां जहां है उसको पहले हटाइए, तो 2 यहाँ पे है, इसको हटाइए, 2 यहाँ पे है, इसको हटाइए। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद के द्वारा पारित कानून को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल को सौंपा गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा राज्यपाल को सौंपा गया, तो 1 और 3 सही है, तो 1 3 किधर है, केवल B में है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन B सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान जो है कह रहा है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था? तो नहीं था ये बताना है। कह रहा है मोहम्मद शदाउल्लाह, KM मुंशी, AK अय्यर। ठीक है, तो कौन नहीं था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन D हो जाएगा, ये नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बाकी मोहम्मद शदाउल्लाह थे, KM मुंशी थे, K अय्यर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय धारण प्रस्तुत की कि उदेशिका संविधान का भाग है? तो उदेशिका संविधान का भाग है, ये बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑलरेडी हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन में हम एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे करके एक एक डिटेल बताए थे। ठीक है, तो अपन याद रखना है बम्बई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है ये देखना है। कह रहा है इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है अगर उस समय अगर काम करते हैं तो राष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है वही वेतन उनको मिलेगा। ठीक है, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पद दे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन करेंगे, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर जो है केवल व केवल
एक मिनट गाइस, फिर से हम पढ़ ले थोड़ा। यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति यानी कि अब्सेंट हो जाते हैं तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद के कारणों का निर्वहन करता है। तो उस अवधि में संबंध में कौन सा कथन सही है? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, यानी उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, नहीं, और जब उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सभापति के तौर पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो एक पहले गलत है, इसको हटाइए, तो एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड लगाइए, हमारा आंसर सी हो जाएगा। फिर भी हम लोग देख लेते हैं, इस अवधि के लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, बिल्कुल सही है। यदि किसी अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पद देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद पर निर्वहन करेंगे, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा केवल व केवल 2 और 3 हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, फिर से थोड़ा ऊपर कर दे क्वेश्चन, देखो इसमें कह रहा है मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ये कह रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं, कथन स्टेटमेंट सही पूछ रहा है कि गलत, तो यहाँ पे सही लिखा हुआ है। कह रहा है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत होते हैं, ये भी सही है। आर्टिकल 75(3) के अनुसार ये भी सही है, और आर्टिकल 74(3) के अनुसार ये गलत है। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो हमारा कौन हो जाएगा? 1 2 और 3 सही हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखना है कौन सा सही है। ठीक है, यानी कि कोर्ट से उत्तर दीजिए। तो वह भारत जो है, इसमें कह रहा है अटॉर्नी जनरल के बारे में कह रहा है ना, अटॉर्नी जनरल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो जब एक सही है तो हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे करेंगे, ये दोनों गलत, यानी इसको काट दिया, बचता हमारे पास केवल 1 और 2 और 1 और 3। उसे वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होती है, बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, ये ऐसा मैंडेटरी नहीं है। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 1 और 2, फिर से यहाँ हम टिक लगा दे, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 84 नंबर। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कौन सा सही है उसका उत्तर दीजिए। कह रहा है भारत में संसद जो है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 में स्वीकृति है, बिल्कुल सही है। लोकसभा राज्यसभा की प्रथम संयुक्त बैठक वर्ष 1961 में हुआ था, ये हम लोग ऑलरेडी पॉलिटी में देख चुके हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की दूसरी संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग निरसन बिल पारित करने के लिए हुआ था, ये भी सही है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है इसमें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? तो किस अनुपात में लिया जाता है? 2 और 1 के अनुपात में, 3 और 1 के अनुपात में, 4 और 1 के अनुपात में, दोनों सदनों के समान अनुपात में। तो 2 और 1 के अनुपात में लिया जाता है, यानी कि संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? यानी कि इसमें लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 1 लिया जाता है। ठीक है, 2 और 1 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है जनहित याचिका PIL कहां पर प्रस्तुत किया जाता है? तो कहां पे किया जाता है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों जगह किया जाता है, हमारा आंसर केवल डी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस आर्टिकल, यानी कि ये आर्टिकल के बारे में कह रहा है, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति यानी कि भारत की जो प्रेसिडेंट है मूल अधिकारों का कार्यान्वयन की स्थगित कर सकते हैं। आर्टिकल 20 और 21 की अतिरिक्त, तो इसके अतिरिक्त ये कहाँ पे है? आर्टिकल 359 में। ये कहाँ पे मेंशन है? आर्टिकल 359। ठीक है, वोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाया गया था।
तो वोहरा समिति के लिए, यानी कि वोहरा समिति, फिर से यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर कर दे क्वेश्चन कह रहा है कि वोहरा समिति बनाया गया था। तो देखो वोहरा समिति जो है ये अपराधी मतलब ये वोहरा समिति का गठन जो है राजनेता और अपराधी के बीच साठगांठ ऐसा जांच करने के लिए बनाया गया था, और इसको लाया गया था 1993 में। ठीक है, 1993 में लाया गया था, तो ये याद रखना है। तो ये किस चीज से रिलेटेड है? क्या पुलिस सुधार से है, वित्तीय सुधार से है, राजपाल से है? तो आप सभी तो जान गए कि क्यों लाया गया था, राजनेता और अपराधी के क्या साठगांठ मिली भगत ना हो, इसके लिए लाया गया था। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मध्याह्न रेखा पर भारत के एक नई सहस्राब्दी के सूर्योदय का पहला प्रकाश अनुभव किया गया? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? 92.5 डिग्री पूरब में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि उत्तर प्रदेश में हिमालय की सबसे चोटी क्या है ये बताना है। तो ये नंदा देवी हो जाएगा। ठीक है, देखो नंदा देवी अगर पूछे तो 7816 मीटर की ऊंचाई पर महान हिमालय में स्थित है। और उत्तर प्रदेशीय, ये उत्तर प्रदेश नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेशीय ऐसे करके लिखना चाहिए हिंदी अगर वर्ड है तो। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये जो है उत्तर प्रदेश जो है अभी वर्तमान उत्तर प्रदेश, लेकिन उस समय जो है अभी वर्तमान की हम बातें करें तो उत्तराखंड में है। ठीक है, सर्वोच्च शिखर है अब उत्तराखंड में है, तो ये उत्तर प्रदेश नहीं लिख करके उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सोन नदी का वास्तविक स्रोत है? तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत जो है शहडोल जिले में अमरकंटक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट कृष्णा डेल्टा का कोप कोमोरिन के बीच स्थित है? कोप कोमोरिन के बीच स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोरोमंडल तट हो जाएगा। ठीक है, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, लिपू लेक दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो लिपू लेक के बारे में कह रहा है, तो आप सभी को पता है कि उत्तरांचल हो जाएगा। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, देखो उत्तराखंड में है, उत्तरांचल कहा जाता है। ठीक है, और ये जो दर्रा है भारत को तिब्बत से जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बादल को टॉर्पीडो क्लाउड के नाम से जाना जाता है? तो टॉर्पीडो क्लाउड के नाम से किसको जाना जाता है? क्यूमुलस वर्षा को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के प्रमुख संसाधन है, तो प्रमुख संसाधन क्या है? वन है, फॉरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एक, यानी कि एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, और अपन देखना है कि इसमें कौन सा सही है। कह रहा है महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र भूकंप से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। बिल्कुल सही है। कोयना बांध की एक पुरानी दरार घाटी में स्थित है, जो कि कोयना बांध जल स्तर में परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय है। तो दोनों सही है, एक यानी कि ए और आर दोनों अलग अलग सत्य है, और ए और आर की सही स्पष्टीकरण है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है, तो अलग अलग सही है, यानी डिफरेंट है दोनों में। ठीक है, तो ये अपन याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है, प्रायद्वीपीय भारत निम्नलिखित में से किस युग में बर्फ में डूब गया था? तो ये डूब गया था प्लेस्टोसीन हिमयुग में। ठीक है, यानी कि प्लेस्टोसीन हिमयुग में। कोल बांध भारत की निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो कोल बांध जो है ये सतलज नदी पे बनाया गया है, सतलुज नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 100 नंबर, ये मिलान करने वाला है और हम लोग मिलान करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि बादाम पहाड़ियां, ठीक है, तो आपन मिलान करना है, बादाम पहाड़ी कहाँ है? उड़ीसा में है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। फिर इसमें बात कर रहा है दिल्ली राजहरा, तो दिल्ली राजहरा जो है ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। इसके बाद कह रहा है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख जो है ये कर्नाटक हो जाएगा, और नोआ मुंडी जो है ये झारखंड चला जाएगा। ठीक है,
तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 1 का 2, 1 का 2। तो बाकी तो हम लोग ऑप्शन काटते हैं, इसको काट दो, अब दोनों में एलिमिनेट करो। दिल्ली राजहरा, छत्तीसगढ़, 3 3 कहाँ है, केवल यहाँ पे, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, लंबा लंबा क्वेश्चन दे दो, ठीक है, ताकि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। भारत में उत्पादित कुल ऊर्जा में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा लगभग है, तो भारत में परमाणु ऊर्जा का हिस्सा लगभग कितना परसेंट है, 2% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई लोहा और इस्पात कंपनी नहीं है, तो कौन सा है जहां पे कोई लोहा और इस्पात कंपनी नहीं है, तो झरिया है। झरिया कहाँ है, ये झरिया आपको मिलेगा झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, 2 वर्गों में, ठीक है। भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण जो होता है भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है, और इस आधार पर भारत नदी को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, एक हिमालय नदी और दूसरा जो है हिमालय की नदियां जो अधिकतर 12मासी नदियां होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, छोटी गंडक, खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है, ये घाघरा की सहायक नदी है, यानी कि छोटी गंडक जो है खौना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है, घाघरा की सहायक नदी है। वेलोर, पंडाय, यूरिया, तिलौर, हरहरा आदि बिहार के किस नदी से सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है 106 नंबर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्र में किस नदी के बाढ़ से खतरा बना रहता है, तो किस नदी के बाढ़ से खतरा बना रहता है, तो गंगा नदी के बाढ़ से खतरा बना रहता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं, तो इसे स्थानीय भाषा में मन कहते हैं, ठीक है। बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदी में कौन शामिल नहीं है, तो कौन सा शामिल नहीं है ये बताना है। तो बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा से मिलने वाली कौन शामिल है, देखो बागमती है, सरयू है, गंडक है, सोन नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। सोन नदी अमरकंटक से निकलता है, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेट गाइस थोड़ा वीडियो इधर उधर मूव हो जाता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 109 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पायराइट फास्फेट एंड केमिकल कंपनी की स्थापना बिहार के किस क्षेत्र में हुआ है, तो आमझोर में हुआ है, ठीक है, बिहार के आमझोर में हुआ है। ये कहाँ पे है आमझोर, तो ये एक रोहतास जिला है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये याद रखना है, बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट अमझोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बिहार के किस जिले के आर्कियन युग के शैल पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बारन में। ऑप्शन हमारा बिहार के किस जिले में आर्कियन, फिर से हम यहाँ टिक लगाते हैं, बिहार के किस जिले में आर्कियन युग के शैल पाए जाते हैं, तो ये नवादा, बांका, मुंगेर तीनों हो जाएगा, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में चीनी मिट्टी का कुल संचित भंडार कितने मिलियन टन आंका गया है, लगभग अनुमान लगाया गया है, तो 2.02 मीट्रिक टन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वेट गाइस, ये रहा, इधर वीडियो थोड़ा इधर उधर मूव हो जाता है, ये हो जाएगा इसका हमारा आंसर बी, बता दिए ऑलरेडी। बिहार में विद्युत संयंत्र में निम्नलिखित विद्युत प्राप्ति, विद्युत उत्पादन जर्जरता का कारण कौन सा है, तो इसका कौन सा कारण है, तो ये हो जाएगा, क्या उच्च लाइन लॉस है, तकनीकी अकुशलता एवं उच्च उत्पादन लागत है, कोयले की आपूर्ति में कमी है, ये सभी कारण है, ठीक है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में कहलगांव विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित किया गया है, तो ये स्थापित किया गया है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, कहलगांव पूछेगा कि भाई कहाँ है, तो कहलगांव जो है बिहार में एक बरौनी जगह है, ठीक है, लाइक बोले तो ये बरौनी में है, ठीक है, यानी कि बिहार कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा है, तो बरौनी विद्युत
ये रूस के साथ मिलकर के इसका काम किया गया है, ठीक है, यानी कि इसका स्थापन वगैरह किया गया है, तो ये याद रखना है। कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था? तो परिचालन जो है शुरू हुआ था 1962 में, आरंभ हुआ था, लेकिन इसके स्टार्टिंग जो है 2018 से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मंत्रिमंडल में बरौनी ताप विद्युत केंद्र राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपने को मंजूरी दिया गया था, उस समय से स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा 114 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है बिहार सरकार के पर्यटन विभाग ने राज्य में कितने पर्यटन परिपथों का पहचान किया है? तो कितने परिपथ का पहचान किया है? 8 परिपथ, ठीक है। वो कौन कौन सा है? तो पहला है घोड़ा कटोरा झील नालंदा में है, गैंगेटिक डॉल्फिन भागलपुर में, भीमबाद अभ्यारण्य मुंगेर में, फिर बराबर की गुफा ये जहानाबाद हो जाएगा, तेलहर जो है कैमूर हो जाएगा, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण, काकोला ये नवादा। ये आप सभी को इस सबको रटना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेदार किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है? तो ये आता है जैन परिपथ के अंतर्गत। ये सारा हम लोग एंशियंट हिस्ट्री में कवर किए हुए हैं, आप सभी जानते हैं। वाल्मीकि नगर सीतामढ़ी भोजपुर जमुई दरभंगा आदि किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आता है? ये बताना है किस परिपथ के अंतर्गत आता है। ये रामायण परिपथ के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है उदंतपुरी विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय के बारे में बात किया जा रहा है। इसको थोड़ा ऊपर कर दे। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पालवंश शासक ने किया था? उदंतपुरी के बारे में कह रहा है, तो ये गोपाल के द्वारा किया गया था। पाल वंश का जो शासक था गोपाल, तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया था, ठीक है, ये याद रखना है। 12वें जैन तीर्थंकर वसुगुप्त का जन्म बिहार के किस प्राचीन नगरी में हुआ है? तो ये हुआ है चंपा नगरी में, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। बौद्ध काल में मुंगेर किस नाम से जाना जाता था? तो बौद्ध काल में मुंगेर को किस नाम से जाना जाता था? मंगहरी के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का वार्षिक वर्षपात का औसत क्या है? तो ये औसत है लगभग 1013 मिलीमीटर, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक सिंचित वाला है? सर्वाधिक सिंचित वाला पूछ रहा है, ये हमारा भोजपुर हो जाएगा। बिहार में नलकूपों के द्वारा कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई की जाती है? तो सिंचाई ये किया जाता है, ये अपन बताना है। इसका सही आंसर लगभग 19 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भोजपुर जिले में स्थापित दुर्गावती जलाशय परियोजना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। कोसी नदी घाटी परियोजना किस सरकार की परियोजना है? तो कोसी नदी परियोजना जो है ये भारत सरकार, बिहार सरकार, नेपाल तीनों का संयुक्त परियोजना है, तो 3 हो जाएगा तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं यानी कि 13 अप्रैल 2024 को वीर कुंवर सिंह की 166वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि 1857 में विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी ने उन्हें मिलाने के लिए पटना आमंत्रित किया था? तो ये विलियम टेलर ने आमंत्रित किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग में आयोजित 67वीं नेशनल स्कूल गेम्स एथलेटिक्स 2024 अंडर 17 की विजेता संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो अपन सही बताना है, इसका स्टेटमेंट क्या है? तो ये है बालक वर्ग विजेता महाराष्ट्र, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरभंगा के डीएम राजीव रोशन को कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? दरभंगा मतदान केंद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वर्ष 2020 में मार्च 2024 तक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ये जिला जो है नालंदा है, ठीक है। हाल ही में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 15वां विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। 14वां विश्वकर्मा पुरस्कार किस राज्य में भवन का निर्माण में निगम लिमिटेड ने जीता है? तो ये आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार जीता है। 14वां जो है बिहार है, 15वां किसने जीता है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 15वां
विश्वकर्मा पुरस्कार जीता है। तो 14वां अगर पूछे तो बिहार भवन जो राज भवन निर्माण निगम लिमिटेड है, बिहार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है विदिशा मध्य प्रदेश में 23 से 27 मार्च 2024 तक आयोजित 45वें जूनियर ब्लॉक नेशनल हैंडबॉल प्रतियोगिता पहली बार बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता है? ये जीता है, कांस्य पदक जीता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में वेट गाइस, यहां हम लोग क्वेश्चन छोड़ दिए ना, ये रहा। बिहार सरकार ने हाल ही में कितने जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दिया है? ये दिया है कितने जिलों में? लगभग सभी 38 जिलों में। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए की बजट प्रावधान किया है? ये हो जाएगा दरभंगा एम्स। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है मुंबई में आयोजित तीसवीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेशन शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कनेक्ट 2013 का आयोजन हुआ है? ठीक है, तो ये कहाँ हुआ है और कब से कब हुआ है? 13 से 14 दिसंबर 2023 हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का कोच और मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है दिनेश कार्तिक को। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ये किया गया है नासिक। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मशीन लर्निंग पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत कौन सा विश्वविद्यालय किया है? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय सेना के उप प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? ये किसने किया है? ये NS राजा सुब्रमणि। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये है विमोचन जो है एम वेंकैया नायडू। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किन्हीं, देखो ये मैथ का क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम आपका आंसर बता दे रहे हैं। देखो 101 आप सोल्व कर लीजिएगा, वीडियो रोक पॉज करके, डायरेक्ट हम आंसर बता दे रहे हैं। यदि 141 का आंसर हो जाएगा सी, 142 का हो जाएगा आपका एक, ये मैथ का क्वेश्चन है, आप सोल्व कर लीजिएगा। 143 का हो जाएगा एक, ऑप्शन एक, और 144 का है, 144 का इसमें हो जाएगा बी, 145 का हो जाएगा डी, क्योंकि सोल्व करने में टाइम लगेगा, पता चलेगा वीडियो लंबा हो जाएगा। और इसके बाद इसमें कह रहा है 146 नंबर का आंसर डी, 147 जो है इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी, और 148 का हो जाएगा बी, 149 का हो जाएगा आपको एक, और 150 का हो जाएगा एक। तो हमारा ये रहा टोटल टेस्ट 150 क्वेश्चन, जिसमें लगभग थोड़ी बहुत मैथ था 5-6 गो, तो आप लोग बना के सोल्व कर लीजिएगा। एंड गाइज आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, टोटल 1 घंटा लगभग 15 मिनट में हम लोग 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, यानी कि पूरा टेस्ट सीरीज बीपीएससी के पैटर्न पे आधारित, जो लेटेस्ट पैटर्न पे होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम से पहले। एंड जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट